नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के सेशन में हमने माल्य मिंटो सुधार 1909 के बारे में चर्चा किया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में चर्चा किया था। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले हमको क्या देखना है, इसकी पृष्ठभूमि कैसे रही। उसके बाद हम लोग इसके देखते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि की हम लोग बात करें तो पृष्ठभूमि हमारी भारत शासन अधिनियम 1919 से ही चल रही है। भारत शासन अधिनियम 1919 का ही क्या है, प्रावधान है, या कह सकते हैं कि 1919 की ही एक प्रस्तावना जिसमें क्या किया जा रहा है 1935 में उसकी व्याख्या की जा रही है। तो याद रखिए भारत शासन अधिनियम 1935 का कोई अपना खुद का प्रस्तावना नहीं है, ये किस पर चर्चा की जा रही है, 1919 पर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए और किस तरीके से। तो सबसे पहला हम लोग प्रावधान देखेंगे, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघ की स्थापना का प्रावधान। समझते हैं अखिल भारतीय संघ क्या है, कैसे हैं, सारी चीज़ों के बारे में, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं अखिल भारतीय संघ को। संघ अर्थात कैसा संघ, अखिल भारतीय, यानी एक तरीके से भारतीय शब्द लगा हुआ है, इसलिए इसमें भारतीयों के लिए ही स्पेशली। तो याद रखिए इनमें दो लोग शामिल किए गए, एक तो ब्रिटिश प्रांतों को, और निमंत्रण दिया गया, ब्रिटिश प्रांतों ने निमंत्रण दिया किसको, रियासतों को, कि भाई अगर आप आना चाहो तो इसमें स्वेच्छा से क्या कर सकते हो, आ सकते हो। इनको स्वेच्छा से बुलाने का मतलब है क्या कि जानबूझ करके अगर ये आएंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, विवाद होगा। अगर विवाद होगा तो कुछ दिनों तक क्या कर सकती है, शासन व्यवस्था हमारी और चल सकती है। परंतु होता क्या है कि ये जो जानबूझ करके बुलाए जाते हैं, रियासतें इसमें शामिल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से अखिल भारतीय संघ जो है कह सकते हैं कि ये आया नहीं, यानी इसको अमल लाने का जो प्रयास किया गया वो अमल हो नहीं पाया। इस ब्रिटिश प्रांत में आप जानते रहिएगा तो इसमें दो राज्यों से आते थे, एक प्रांतीय क्षेत्र से और दूसरा कमिश्नरी क्षेत्र। तो याद रखिएगा कि प्रांतीय क्षेत्रों से टोटल 11 लोग आते थे और कमिश्नरी क्षेत्रों से टोटल 6 लोग आते थे। तो समझिएगा कि अखिल भारतीय जो संघ था ये अपने प्रभाव में नहीं आ सका, क्योंकि रियासतों ने क्या किया, इसमें भाग नहीं लिया था। भाग ना लेने की वजह से ये क्या हुआ, पूर्ण रूप से अमल में नहीं लाया जा सके। अब बात करते हैं कि इसमें एक बात की जा रही है संघ की, आखिर ये संघ होते क्या हैं, और इन संघ से रिलेटेड मैं आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बताऊंगा, और इन क्वेश्चनों के बारे में आपसे एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं, तो आप लोग रटिएगा नहीं। यहाँ देखते हम लोग संघ, यही संघ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। संघ क्या होता है, यानी एक यूनियन। कैसे यूनियन, आप समझते हैं कि मान लीजिए कि ये स्टेट है, कई सारे स्टेट मिल करके क्या बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं।
कई सारे स्टेट मिलकर के क्या कर रहे हैं, संघ बना रहे हैं। तो जब कई सारे स्टेट अपने लिए क्या करेंगे, संघ बनाएंगे, तो इसमें स्टेटों की भी क्या है, प्रधानता है। तो स्टेट की प्रधानता होने का मतलब आप देखेंगे तो जब कोई चीज़ किसी सहमति के द्वारा किया जाता है, उस स्थिति में आप जानते हैं कि दोनों के क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र बांटे जाते हैं। इसीलिए क्या किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया। तो एक प्रावधान और आप जान सकते हैं कि शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन। और शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से, तो राज्यों के लिए, केंद्र के लिए केंद्र सूची बनाई गई, यानी किन किन विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है और किन किन विषयों पर राज्य सूची कानून बना सकता है, ऐसा क्या किया गया, प्रावधान किया गया। जैसे समझते हैं कि आपके क्या होते हैं, कुछ विषय ऐसे बांटे गए जो केंद्र सूची में शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि राज्यों से ही मिलकर के क्या बनाए जा रहे हैं, एक केंद्र, एक संघ का निर्माण किया जा रहा है। तो जब राज्य इसमें आएंगे तो कुछ विषय ऐसे भी होंगे जो राज्यों को भी दिए जाएंगे, और कुछ विषय ऐसे आते हैं जो समवर्ती में लागू किए जाते हैं, समवर्ती विषयों में शामिल होंगे। तो समवर्ती विषय में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। ये तो कुछ ऐसे बंटवारे हो गए। कुछ बंटवारे ऐसे भी होते हैं जिनका बंटवारे में आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये व्यक्ति यानी दो भाई आपस में क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ का बंटवारा किया जा रहा है। अब इनके मान लीजिए ये इनके पिताजी हैं, सपोज करिए ये पिताजी हैं, और इन दोनों का क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। भाई कुछ क्षेत्र इनको दे दिया जा रहा है और कुछ क्षेत्र इनको दे दिया जा रहा है। अब बचे हुए क्षेत्र जो हैं, बचे हुए क्षेत्र ऐसे जिनको क्या बोला जाता है, अवशिष्ट विषय। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट विषय, ऐसे जो ना तो केंद्र के अंतर्गत आएंगी और ना तो राज्य के अंतर्गत आएगी। ऐसे विषयों पर समझ लीजिए कौन कानून बनाने का अधिकार है, तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको था, पिताजी को है। तो ये समझ लीजिए दो लोग क्या हो रहे हैं, एक तरीके से अलग किए जा रहे हैं। इनके भी क्षेत्र बांटे जा रहे हैं और इनके भी क्षेत्र बांटे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, अवशिष्ट विषयों पर जो शक्ति थी, यानी जो कानून बनाने का अधिकार था, तो ये दिया गया था गवर्नर जनरल को। किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को। यानी मुख्य तरफ से, यानी जो भाग न तो केंद्र के अंतर्गत आएंगे न तो राज्य के अंतर्गत आएंगे, ऐसे लोगों पे, ऐसे विषयों पर कौन कानून बनाता था, तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को होता था। तो ये क्या हो गया कि दो चीज़ें यहाँ से निकल करके आई। पहली चीज़ ये तो ये क्या कि संघ की स्थापना किया गया, और दूसरी चीज़ क्या किया गया, राज्यों को और केंद्र के शक्तियों का विभाजन किया गया। तो आइए ऐसे हम लोग और समझते हैं कि आखिर क्या क्या और प्रावधान किए गए, इन्हीं संघ को लेकर के करते हैं, बात करें। इसी संघ को लेकर के हम लोग बात करें तो क्या होता था कि कई सारे राज्यों के पास अपना हाई कोर्ट था। कई सारे राज्यों के पास क्या था, अपना हाई कोर्ट था। भाई जब कई सारे राज्य अपने हाई कोर्ट के लिए थे, तो अब तो बन गया है क्या, संघ। तो संघ जब बनेगा तो ये भी मांग करेंगे भाई हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक और कुछ स्पेशल होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि एक फेडरल कोर्ट की क्या किया, स्थापना। भाई एक ऐसा कोर्ट भी हमारे लिए भी होना चाहिए जो कैसा हो, हमारे मामलों को भी सुनवाई कर सके। यानी सभी जो हाई कोर्ट थे ये मिल करके एक क्या कर रहे हैं, फेडरल कोर्ट की क्या कर रहे हैं, यानी संघीय न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या बन चुका है, संघ। तो आपका न्यायालय यहाँ पर उस समय 1935 के प्रावधान में न्यायालय कैसा है, तो कैसा है, फेडरल है। तो समझते हैं। अब ये मान लीजिए कि हाई कोर्ट वाले मिलकर के संघीय न्यायालय की स्थापना कर गए, तो यहाँ बात उठी भाई कि आपके लिए तो राज्य लोक सेवा आयोग है, आपके लिए क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग है,
और सेवा के रूप में हम लोग अगर देखें तो सेवा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सेवा दो प्रकार के होते हैं। समझते हैं कैसे? एक तो आप देखेंगे सैन्य प्रकार से दिए जाते हैं सेवा, सैन्य प्रकार से, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो नागरिक यानी सिविल नागरिक। तो आप जानते रहिए जब सेवा देने की बारी आई तो इन्होंने कहा भाई आपके लिए तो राज्य लोक सेवा आयोग है, तो हम जब संघ बना रहे हैं तो हमारे लिए क्या होनी चाहिए? हमारे लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? संघ लोक सेवा आयोग। तो 1935 के अधिनियम में एक प्रावधान और किया गया कि एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा कि राज्य लोक सेवा तो पहले से ही थी। क्यों? क्योंकि सबके पास क्या थी? अपने सेवा देने के लिए, यानी हाईकोर्ट थी। हाईकोर्ट की वजह से क्या हुआ, जब संघ बना तो संघ वाले भी मांग किए भाई हमारे लिए भी एक स्पेशल होना चाहिए। और संघीय न्यायालय में आप जानते हैं कि संघीय न्यायालय यानी कहाँ, तो आप जानते हैं कि दिल्ली में स्थापित किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में स्थापित हुआ। और अगर आप इनके बारे में जानते रहिए तो दिल्ली में इसमें टोटल एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक ना। तो मॉरिस अय्यर इनके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। कभी कभी हो सकता है पूछ लिया जाए। तो आप जानते रहिए कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? अधिनियम 1935 के। अगर आपसे पूछा जाए यह न्यायालय अपने कार्य को करना कब शुरू किया, संचालन में कब आया, तो ये आया 1937 ईस्वी में। कब आया? 1937 ईस्वी में। तो बात ये हो गई कि भाई फेडरल भी बन गया, फेडरल कोर्ट की स्थापना हो गई, संघ लोक सेवा आयोग की भी स्थापना हो गई। तो बात ये आई कि भाई सेवा देने के लिए ये तो है आपके लिए क्या है? एक स्टेट बैंक। सेवा देने के लिए एक तरीके से क्या है आपके लिए भाई, इतना सारे राज्य मिल करके एक स्टेट का निर्माण यानी एक स्टेट बैंक का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारे लिए भी क्या होना चाहिए? एक संघीय बैंक का होना चाहिए, या कह सकते हैं कि एक सेंट्रल बैंक की स्थापना होनी चाहिए। इसीलिए क्या किया गया? सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई की क्या किया गया? स्थापना किया गया। किसकी स्थापना? आरबीआई की स्थापना। तो हम लोग आइए एक एक प्रावधानों को देखते हैं कि आखिर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए हम लोग बार प्रावधान को चेक कर लेते हैं क्या क्या किया गया। तो सबसे पहला काम क्या किया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, सेवाओं के गठन का प्रावधान। दूसरा अगर देखेंगे तो संघीय न्यायालय, ऐसा न्यायालय की स्थापना हो रही है, संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय के साथ आप देखेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो एक आरबीआई की भी क्या हो रही है? स्थापना हो रही है, आरबीआई की स्थापना। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे आप देखते हैं संघीय यानी और क्या प्रावधान किया गया कि केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का विभाजन किया जा रहा है। मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल के बेस पे लेकर के शक्तियों का विभाजन। तो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की मांग की जा रही है, संघीय न्यायालय की स्थापना किया जा रहा है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा रही है, आरबीआई की स्थापना की जा रही है, केंद्र एवं राज्यों के शक्तियों का विभाजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? आप समझते हैं कि क्योंकि राज्य क्या मांग कर रहे हैं? राज्य मिल करके एक संघ का निर्माण कर रहे हैं, और जब संघ का निर्माण करेंगे तो कोई भी चीज़ें होगी तो किसके जरिए होगी? देखिए ये कोई गठबंधन नहीं होता है, ये गठबंधन
एक मुंह बोली से नहीं होता, ये होता क्या है कि एक किसी विशेष तौर पे जो इसको वैध करार दे। इसीलिए ये जो भी कार्य किए जाएंगे ये सब क्या किए जाएंगे, संविधान के द्वारा किए जाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि केंद्र और राज्यों के शक्तियों का विभाजन तो हो गया, ऐसे क्या क्या और प्रावधान किए गए केंद्र और राज्यों में, उनके बारे में जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 1919 से 35 के बीच में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, थोड़ा सा एक बार नज़र डालते हैं। आपको मैंने बताया था कि 1919 में दो विषयों को क्या किया गया था, अलग, यानी केंद्र को अलग कर दिया गया था, केंद्रीय विषयों को, और प्रांतीय विषयों को भी क्या किया गया था, अलग कर दिया गया था। आपको मैंने बताया था, तो केंद्रीय विषयों में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था की क्या किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था की लागू किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था को लागू करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये दो सदन में आपके कौन कौन से आते हैं, एक राज्य परिषद आता था और एक मैं आपको बताया था कि विधानसभा की। जैसे आज के समय में सदन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो सदन कितने होते हैं, तो याद रखिए, जैसे आज पूछा जाए क्वेश्चन, आज के समय में अगर आपसे पूछा जाता है कि सदन कितने हैं, तो सदन आप कितने बताएंगे, 2। लेकिन पूछा जाए यही क्वेश्चन कि संसद है, अर्थात संसद में कौन कौन शामिल है, तो आप बताएंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति आते हैं। अब जानते हैं कि आज के समय में जो लोकसभा है ये कैसी सभा है, निम्न सदन है, निम्न सदन है। अगर ये निम्न सदन है तो ये भी कैसा है, निम्न सदन है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, निम्न सदन। ऐसे ही अगर राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है आज के समय में, तो उस समय भी राज्य परिषद कैसी होती थी, उच्च सदन होती थी। तो इनका बाद में क्या किया गया, सिर्फ नामकरण चेंज किया गया, राज्य परिषद किस में बन गया, विधान परिषद, और विधानसभा तो है ही, लेकिन इसको क्या किया गया, प्रांतों में लाया गया। तो दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि प्रांतों में लगाया गया था क्या, द्वैध शासन। क्या बताया था कि प्रांतों में लगाया गया क्या, द्वैध शासन। और द्वैध शासन मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से शासन, एक विषय आरक्षित के होते थे और एक विषय आपके हस्तांतरित के होते थे। तो 1935 में क्या किया जा रहा है, तो 1935 में आप ध्यान दीजिएगा, ये जो केंद्रीय व्यवस्था है, यानी केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था है, इसको हटा करके क्या किया गया, प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया है यहाँ से हटाएंगे और ले आकर के कहाँ रख देंगे, केंद्र में। तो याद रखिएगा, केंद्र में क्या किया गया, द्वैध शासन। तो बात आई कि भाई प्रांतीय व्यवस्था को क्या किया गया, तो प्रांतीय व्यवस्था को 1935 के अधिनियम में स्वायत्तता दे दी गई। यानी प्रांतों को, स्वायत्तता का मतलब है कि प्रांतों को अपने ही मैटर पर क्या किया गया, स्वयं कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो याद रखिएगा, यहाँ से पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। 1919 में केंद्र में क्या लगाया गया था, द्विसदनीय व्यवस्था, और जबकि राज्यों में यानी प्रांतों में क्या लगाया गया था, द्वैध शासन। और 1935 में मैं यहाँ से एक बता देता हूँ, लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा। 1919 में यहाँ पर केंद्र और राज्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो केंद्र में याद रखिए द्विसदनीय व्यवस्था, और प्रांत, राज्य ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, प्रांत में आप याद रखिएगा कैसा शासन, द्वैध शासन।
और ऐसे 1935 की हम लोग बात करें तो 1935 में क्या हुआ कि केंद्र और राज्य ये दो विषयों में बटे, केंद्र और राज्य, राज्य ना कह के हम लोग क्या लिखेंगे, प्रांत। तो केंद्र में क्या लगाया गया, द्वैध शासन, केंद्र में क्या लगाया गया, द्वैध शासन, और प्रांतों को क्या दे दिया गया, स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब मैंने आपको समझाया, यानी अब प्रांतों को स्वयं के क्या करना, कानून बनाने का अधिकार दे दिया, यानी अपने विषयों पर स्वयं को कानून बनाने का क्या किया गया, अधिकार दे दिया गया। आप जानते हैं कि 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव भी होते हैं, जिसमें कांग्रेस 5 जगहों से क्या आती है, बहुमत के साथ आती है और सरकार भी बनाती है। तो इस तरीके से क्या है कि 1919 के केंद्र और प्रांतों को लेकर के किसमें आपके क्या है कि आप कंफ्यूज ना हो ये द्वैध शासन को लेकर के, तो इसलिए मैंने आपको क्या किया है, डायग्राम बना के बता दिया है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या और प्रावधान किए गए। तो याद रखिएगा, एक प्रावधान किया गया था बर्मा को, बर्मा अर्थात म्यांमार, यानी बर्मा को क्या किया गया, भारत से अलग कर दिया गया, यानी ब्रिटिश भारत से क्या किया गया, अलग कर दिया गया। ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, तो बर्मा को भारत यानी ब्रिटिश भारत से कब अलग कर दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। पॉइंट और याद रखिएगा कि दो नए प्रांत बनाए गए, एक उड़ीसा और दूसरा आपका कौन सा, सिंध प्रांत बनाया गया। तो इन दोनों पॉइंट को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अभी हम लोग एक जगह इसको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ताकि आपका आसानी के साथ सारे क्वेश्चन क्या हो सके, सॉल्व हो सके। अब आप जानते हैं कि कहा जाता है कि भारत शासन अधिनियम अपने आप में एक क्या था, विस्तृत संविधान का निर्माण किया था। इसीलिए इसमें आप जानते हैं कि 321 क्या थे, धाराएं थी, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां और 321 धाराएं प्लस आप अगर जानते हैं कि कितने भाग थे, तो 14 भाग थे। ये अपने आप में ही क्या है, एक विस्तृत संविधान है, क्योंकि आज वर्तमान में आप देखते हैं कि आपके लगभग 465 अनुच्छेद हैं और आपकी 12 अनुसूचियां हैं और कितने भाग हो गए हैं, भाग 25 हो चुके हैं। तो याद रखिए ये अपने आप में क्या है, एक बहुत ही बड़ा है। इसीलिए कहा जाता है कि लगभग 265 आर्टिकल आपके किसमें से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो बात करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें किए गए। तो हमने आपको बताया था कि ये इनके विषयों को क्या किया गया, बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता था, केंद्र, और राज्य सूची के विषयों पर क्या बनाता था, राज्य, और समवर्ती सूची पे विषयों पर संघ भी कानून बनाता था एवं राज्य भी कानून बनाया करते थे। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो विषय क्या होते थे, अवशिष्ट की श्रेणी में रखे जाते थे, जो तो ना तो केंद्र के अंतर्गत आता था और ना ही राज्य के अंतर्गत आता था। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको था, गवर्नर जनरल को दिया गया। तो ये सब कुछ ऐसे प्रावधान 1935 के अधिनियम में किए गए थे। आइए हम लोग इसको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं और बताते हैं कि इसके बारे में कुछ लोगों ने क्या टिप्पणी किया है, जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि 1919 के अधिनियम से सबको संतुष्टि नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जहां 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर क्या किया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, उसी में क्या किया जा रहा, 1935 के अधिनियम में इनको सिर्फ बंटवारा करने की बात की जा रही है, यानी थोड़ा सिर्फ संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि लक्ष्य क्या बनाया गया है, पूर्ण स्वतंत्रता। इसीलिए अभी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिन्ना के द्वारा क्या किया जाता है, टिप्पणी की जाती है। तो प्रावधान में हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ से कलेक्ट कर लेंगे जो चीज़ें छूटे हुए थे। पहली चीज़ तो याद रखिए, केंद्र में क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। और दूसरा आप जानते रहिएगा, प्रांतों को क्या किया गया, प्रांत को स्वायत्तता दे दी गई,
स्वायत्तता। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि संघीय न्यायालय, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ और आरबीआई की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। ये क्या किए गए हैं, कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं। मैंने आपको बताया भी कि शक्तियों का क्या किया गया था, शक्तियों का विभाजन किया गया था, शक्तियों का विभाजन। और शक्तियों के विभाजन में आप जानते रहिए, कभी कभी हो सकता है कि विषय आपसे पूछ ले, इसीलिए जानते रहिएगा। केंद्र सूची यानी संघ सूची, केंद्र सूची में कुल 59 विषय शामिल किए गए थे, यानी इनको 59 तरीके के कानून बनाने का अधिकार था। राज्य सूची को 54 तरीके के कानून दिए गए थे। जबकि आपसे बात किया जाए कि समवर्ती सूची को लेकर के, तो समवर्ती सूची में कुल 36 विषयों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और बचता क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ, तो अवशिष्ट शक्तियों को क्या किया गया, किसके अधीन, गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे। एक प्रावधान मैंने आपको बताया था कि बर्मा को क्या किया गया, भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए राज्यों का गठन किया गया। 2 नए राज्यों का, एक उड़ीसा और दूसरा सिंध प्रांत को क्या किया गया, गठित किया गया। तो ये मैं आपको एक जगह सारी चीज़ों को क्या कर दिया हूँ, कलेक्ट कर दिया हूँ। इनसे आप क्या कर सकते हैं, आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया संघ को लेकर के किस प्रकार से मांग उठी और किस प्रकार से इन चीज़ों का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन कि हमारा जो 1935 का जो अधिनियम है उसमें संघीय न्यायालय कैसा है, तो ये कैसा है, फेडरल कोर्ट है। कैसा है, फेडरल कोर्ट। ठीक, बाद में यूनियन के भी हमारे यहाँ यूनियन की स्थापना की जाए, संघ का मतलब यूनियन हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे कैसा है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान थे 1935 को लेकर के जो आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1947 को, या इसी को क्या बोलते हैं, भारत स्वतंत्रता, यानी क्योंकि आपको क्या मिल रही है, स्वतंत्रता, इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखते हैं इसके क्या क्या प्रावधान किए गए थे। प्रावधान जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखते हैं कि लगातार क्या है, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। कृषि मिशन आता है, कृषि मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। बाद में कैबिनेट मिशन आता है। आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जैसे भारत में बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाता है, जिसको देखते हुए क्या होते हैं कि माउंटबेटन के द्वारा, माउंटबेटन बाद में आते हैं लास्ट में, माउंटबेटन के द्वारा क्या किया जाता है कि यह अधिनियम लाया जाता है और इसको क्या किया जाता है, पारित कराने की जो आपसे डेट है यहाँ से पूछी जाती है। तो क्या क्या प्रावधान किए गए हम लोग इसको देखते हैं कि ब्रिटिश संसद में क्या किया गया, इसको प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत कब किया गया था, तो याद रखिएगा 4 जुलाई की डेट को, 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को क्या किया गया, 18 जुलाई को ये मान लिया गया, यानी इसको क्या किया गया, पास कर दिया गया। और आप जानते हैं कि 15 अगस्त की डेट को क्या किया गया, भारत को आज़ाद करा दिया गया, यानी भारत को क्या किए जाए, आज़ाद। तो भारत को आज़ाद करा दिए तो क्या क्या काम हुआ 15 तारीख की डेट में। पहली चीज़ तो आप जानते रहिए, वायसराय के पद को क्या किया गया, समाप्त, वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। दूसरा आप जानते रहिए
कि भारत सचिव का क्या किया गया, पद को भी समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आप जानते हैं कि ब्रिटिश भारत से छोड़ करके चले गए, यानी जो ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश अधीन भारत था, अब ब्रिटिश लोग यहाँ से चले गए, जिसकी वजह से अब कैसा भारत बन गया, स्वतंत्र भारत बन गया। तो इस तरीके से आपके 1935 एवं 1947 के विभिन्न अधिनियमों से क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि भारत का संविधान किस प्रकार से निर्माण हो रहा है, भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।